नमस्कार दोस्तों। चलो आज हम बात करते हैं आदित्य मिशन के बारे में। आदित्य मिशन इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजा जाने वाला पहला मिशन है जो सन के बारे में विधिपूर्वक स्टडी करेगा, जो L1 ऑर्बिट पर भेजा जा रहा है, जिसकी लॉन्च डेट है सितंबर 2, 2023। इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। L1 ऑर्बिट पर यह 11 जनवरी 2024 से कार्यरत है। परंतु आदित्य मिशन को समझने से पहले हमें सूर्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह मिशन सूर्य के किरणों की स्टडी के लिए स्पेस में भेजा गया है। सूर्य जैसे कई तारे कई विभिन्न लेयर से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक के अपने विशेष गुणधर्म और प्रोसेस होती है। चलो अब हम सूर्य की मुख्य परतों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली आंतरिक परत है नाभिकीय या कोर। कोर सूर्य का सबसे आंतरिक हिस्सा है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है। यहां हाइड्रोजन एटम का हीलियम में रूपांतरण होता है, जिससे गामा किरणों के रूप में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। वही ऊर्जा हम तक पहुंचती है। अगला जोन है किरणीय क्षेत्र या रेडिएशन जोन। कोर के बाद का लेयर को रेडिएशन जोन कहलाता है। इस परत में कोर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को फोटोनों के द्वारा बाहरी परत की तरफ भेजा जाता है, परंतु यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि कोर से अगली परत तक पहुंचने में और फोटोन को हजारों से लाखों वर्ष लग सकते हैं। यहां का तापमान लगभग 7 मिलियन डिग्री के बराबर होता है। रेडिएशन जोन के बाद के स्तर को कन्वेक्शन जोन कहते हैं। यहां ऊर्जा का वहन गर्म प्लाज्मा या आयनीकृत गैस के माध्यम से होता है। यहां का तापमान लगभग 2 मिलियन डिग्री के बराबर होता है। फोटोस्फीयर सूर्य की दिखने वाली सतह है। जिस प्रकाश और ऊष्मा को हम अनुभव करते हैं, वह फोटोस्फीयर से हम तक पहुंचता है। यह वह परत है जहां से सीधे प्रकाश पूरे अंतरिक्ष में फैलता है। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इस लेयर में सनस्पॉट, ग्रैन्युल और फेकुले जैसी गतिविधियां होती है। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर से ऊपर की एक पतली परत है। क्रोमोस्फीयर को लालिमा या रेडिश ग्लो के नाम से भी जाना जाता है। इस परत को सौर ग्रहण के दौरान एक क्षरे फिल्म लगाकर इसे आसानी से देखा जा सकता है। क्रोमोस्फीयर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती, वैसे तापमान भी बढ़ता है। यह का तापमान 6000 से 20000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगली जो परत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है, जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला होता है। यह सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को घेरने वाली हल्की सफेद हालो या प्रभामंडल के रूप में देखा जाता है। कोरोना अत्यंत गर्म होता है, जिसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य का कोरोना फोटोस्फीयर से काफी ज्यादा गर्म होता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि यह सूर्य के कोर में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन की जगह से काफी दूर है। सिंपल तरीके हम इसे इस तरह समझे कि यदि कोई एनर्जी का सोर्स है, उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे हीट कम होगी, परंतु यहां पर बिल्कुल विपरीत परिस्थिति देखने को मिलती है, जिसको कोरोनल हीटिंग समस्या के रूप में जाना जाता है, जो कई सालों से वैज्ञानिकों को चिंता का विषय रहा है। और अब तक इस समस्या को समझाने वाली कोई निश्चित थ्योरी नहीं है। हालांकि कई सिद्धांत हैं जो कोरोना फोटोस्फीयर से इतना गर्म क्यों है, इसे समझाने का प्रयास करते हैं। एक प्राइमरी सिद्धांत यह सुझाव देता है कि सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कोरोना को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड अत्यंत गतिशील होता है तथा सूर्य की डिफरेंशियल रोटेशन एक्टिविटी, जिसमें सूर्य का कोर पोल से अधिक गति से घूंट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड घुमावदार अथवा टेढ़ी हो जाती है। इससे मैग्नेटिक ऊर्जा का निर्माण होता है और यह फील्ड सडन और बस्ट एनर्जी प्रोड्यूस, जिसे हम सोलर फ्लेयर कहते, उसका निर्माण होता है, जो कोरोना हो गर्म करने में प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। अथवा मैग्नेटिक फील्ड की जो ट्विस्ट हुई है, कई बार वो ब्रेक होती है और फिर दूसरी किसी स्थान पर अपना ऑपोजिट पोल सर्च करके रिकनेक्ट होती है, जिसे मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं। इस तरह की मैग्नेटिक प्रक्रियाएं चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कोरोना गर्म होता है। सेकेंडरी सिद्धांत का मानना है कि सूर्य की आंतरिक तरंग, जिसे कि अल्फवेन तरंग या ध्वनिक तरंग कहते हैं, जो कि ऊर्जा को फोटोस्फीयर से कोरोना तक पहुंचाती है,
जब ये तरंग कोरोना तक पहुंच जाती है तो वे अपनी ऊर्जा वहां पर जमा करते हैं और प्लाज्मा को गर्म कर सकते हैं। हालांकि स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, इसलिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसे हम आदित्य मिशन कहते हैं। आदित्य मिशन को समझने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि स्पेस व्हीकल सूर्य के नजदीक कौन सी जगह पर स्थापित किया जाएगा। उस डिस्टेंस का नाम है L1 पॉइंट। चलो समझते कि लाग्रांजियन पॉइंट क्या होता है। लाग्रांजियन पॉइंट एक ऐसी जगह है स्पेस में जहां पर सूर्य और पृथ्वी का कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट बल किसी छोटे मैसिव ऑब्जेक्ट के द्वारा अनुभव किए गए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता जाता है। यदि सरल भाषा में कहे तो वह इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर आप अपना स्पेस व्हीकल पार्क कर सकते हैं। और भी आसान में कहे तो आप सबने कभी ना कभी रस्सा खींच या टग ऑफ वॉर खेला होगा। उसमें यदि दोनों तरफ समान फोर्स लगाया जाए तो रस्सी किसी भी तरफ नहीं जाएगी। इस स्थिति को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। बस इसी तरह कुछ ऐसे प्लेस है स्पेस में जहां पर दोनों अवकाशी ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है। इसे ही लाग्रांजियन पॉइंट कहते। इस तरह के स्पेस में 5 पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। पहला पॉइंट जिसे L1 पॉइंट कहते हैं वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर पर स्थित है, डायरेक्ट सूर्य एंड पृथ्वी के बीच में। दूसरा पॉइंट जिसे L2 पॉइंट कहते वह भी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर पर ही पृथ्वी के पिछले भाग में स्थित है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट जिसे L3 पॉइंट कहते हैं वह सूर्य के पिछले भाग में या अर्थ के ऑपोजिट दिशा में होता है। L4 एंड L5 पॉइंट 60 डिग्री ऊपर और नीचे अर्थ की ऑर्बिट में होते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो अर्थ एंड सन के सीधी रेखा के साथ समबाहु त्रिकोण बनाते हैं। आदित्य मिशन में 7 सेंसर इंस्टॉल किए गए हैं। अब हम जानेंगे कि आदित्य पेलोड के डाटा का उपयोग करके हम क्या-क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले कोरोनल मास इंजेक्शन के स्टडी के बारे में जानेंगे। प्रश्न यह है कि आखिर क्यों जरूरी है CME की स्टडी? तो इसका जवाब है, यदि कोरोनल मास इंजेक्शन बहुत अधिक मात्रा में हुआ तो वही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर कर देगा, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में हीट वेव एंटर हो जाएगी और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगी। इस दुविधा को रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए अत्यंत जरूरी हो जाता है कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी। कोरोनल मास इजेक्शन स्टडी करने के लिए आदित्य में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ नाम का सेंसर लगाया गया है, जिसे VLS टॉयकास्ट भी कहते हैं। हम यह बात जानते हैं कि सोलर फ्लेयर सडन एंड इंटेंस रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट का रेडिएशन होती है, जो कि हमारे नेविगेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए दूसरा सेंसर इंस्टॉल किया गया है, जिसे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप कहते हैं। यह अल्ट्रावायलेट रेंज में फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की फोटो सेंड करेगा, जिससे सोलर फ्लेयर को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हम ये जानते हैं कि कंटीन्यूअस चार्ज पार्टिकल के स्ट्रीम को सोलर विंड कहते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी स्टडी करने के लिए इसमें एक अन्य सेंसर इंस्टॉल किया गया है, जिसका नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका काम है सोलर विंड तथा उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करना। इसके अलावा इसमें सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी लगाया गया है, जो कि एक्सरे फ्लेयर को स्टडी करेगा, जिससे फ्यूचर में नेविगेशन सिग्नल या कम्युनिकेशन सिग्नल पर एक्सरे के प्रभाव को समझा जा सके। इसके बाद इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य भी इंस्टॉल किया गया है, जिसका काम है सोलर विंड और उसकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना, जो कम्युनिकेशन पर प्रभाव डालते हैं। आखिरी सेंसर है जो हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कोरोना में होने वाले इवेंट्स जैसे कि CME, सोलर प्रोमिनेंस, कोरोनल लूपस की स्टडी करेगा। इस स्टडी फ्यूचर में हमारे मैग्नेटोस्फेयर पर अचानक होने वाले रेडिएशन प्रभाव को समझ सकेंगे और उसके बचने के उचित उपाय कर सकते हैं। चलो अब जानते हैं पास्ट में किन किन कंट्रीज ने मिशन भेजे हैं L1 पॉइंट पर।
पहला है अंतर्राष्ट्रीय कॉमेट्री एक्सप्लोरर, जो कि 12 अगस्त 1978 को भेजा गया था। यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने कॉमेट की इंफॉर्मेशन दी थी। 5 मई 1997 को इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया था। दूसरा है जो L1 पॉइंट पर भेजा गया था, नासा जेनेसिस प्रोब, जो कि सोलर विंड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था, जिसका कार्यकाल अगस्त 2001 से अप्रैल 2004। अब कुछ प्रेजेंट मिशन की बात करते हैं तो इसमें कई मिशन हैं जो नासा के द्वारा भेजे गए हैं, पर मैं कुछ खास मिशन के बारे में बात करूंगा। पहला है दी सोलर एंड हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा सोलर डाटा स्टडी करने के लिए मई 1996 में लॉन्च किया गया था, जो कि अभी तक कार्यरत है। नासा द्वारा डिजाइन किया गया विंड सैटेलाइट 1994 में स्पेस भेजा गया था, जिसका काम है सोलर विंड में रेडियो वेव्स की स्टडी करना, जो अभी भी कार्य कर रहा है। एक है डीप स्पेस क्लाइमेटोन ऑब्जर्वेटरी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को मॉनिटर करता है। यह 11 फरवरी 2015 को लॉन्च किया था, जो अभी भी कार्यरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।